चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत। और जैसे कि आपको पता है, हमारी इकाई 4 चल रही है और इसमें हमने पहले पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखे थे, मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन है मध्य प्रदेश में उससे संबंधित, और जो विभिन्न क्रांतिकारी थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर पढ़ा था। अब इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम जानेंगे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, मतलब हम बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही है, अर्थात कला और संस्कृति की बात की जा रही है यहाँ पे। इसके बाद अगर देखें तो, और उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, जो कि मुख्य रूप से हमको 3 देखने को मिलेगी, और साथ में हम देखेंगे पर्यटन। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं यूनिट 4 में या इकाई 4 में। तो अभी हम देखने वाले हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में। तो देखिए, इसके बारे में हम विभिन्न चीज़ें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने देखने को मिल रहा है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अगर आप देखें भारत, तो भारत के अंतर्गत आपको ये मध्य प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही आपको भीमबेटका देखने को मिलती है। ये मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश में ये देखिए ये भीमबेटका हम देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? जो सांस्कृतिक विरासत है, एक प्रकार से इसकी कहानी हमको 10,000 साल पुरानी देखने को मिलती है। और ये सर्वाधिक ऐतिहासिक काल का एक प्रकार से सर्वाधिक प्राचीन है, और ऐतिहासिक काल को पूर्व ऐतिहासिक काल या पूरा जो पाषाण युग है उसके नाम से भी जाना जाता था। उसके काल की ये गुफा हम देख सकते हैं। इस काल में लोगों ने अति जल वृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के लिए इन गुफाओं का जो है एक प्रकार से आश्रय लिया था। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार की जो समस्या रहती है मौसम से संबंधित, उन सभी से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब लोगों के द्वारा यहाँ बचाव के लिए जीवन यापन किया जाता था। उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों से साधारण औजार भी बना लिए थे। ये आपको गुफा यहाँ पे नज़र आ रही है, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही ये देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं ये जो भोपाल है, भोपाल शहर से हम देख सकते हैं। देखिए आप देख यहाँ पे भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल शहर के दक्षिणी दिशा में एक प्रकार से अगर 25 किलोमीटर लगभग देखें तो भीमबेटका स्थित है। और यहीं पे हम देख सकते हैं पत्थरों को तराश कर बनाए गए औजार भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? इन्हीं गुफा के अंतर्गत, जिनके कारण जो है एक प्रकार से बहुत सारे जो लोग यहाँ रहे हैं उनके दैनिक जीवन की जानकारी देने वाला भंडार गृह भी इसको माना जाता है। तो आप लोकेशन ध्यान रखिए, ठीक है। और ये जो भीमबेटका की गुफा है हम देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और ये विश्व विरासत में भी शामिल है। तो हालांकि हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे मध्य प्रदेश के विश्व विरासत के अंतर्गत। अब इसके बाद हम देख रहे हैं भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र भी हमको कहाँ के देखने को मिलेंगे? ये भी हम बात करें तो ये भी हमको भीमबेटका के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये आप देख सकते हैं, भीमबेटका हमने देखे थे अभी भोपाल से नीचे की ओर, यानी कि हमको भोपाल में, मतलब भोपाल के नीचे 25 किलोमीटर हमको देखने को मिलता है। और ये उसी के अंदर का चित्र है, भीमबेटका की गुफा के अंदर भित्ति चित्र, अर्थात दीवार पर आप देख सकते हैं पत्थरों पर काफ़ी यहाँ चित्रकारी देखने को मिलती है, जहाँ की शिकार करते हुए मतलब जो हिरण का शिकार करते हुए दर्शाया गया है, कोई नृत्य दर्शाया गया है, अलग अलग प्रकार के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। तो जो भीमबेटका की प्राकृतिक पहाड़ी गुफा में एक प्रकार से जिन लोगों ने आश्रय लिया था, उन्होंने ही गुफा की दीवारों में इनको बनाया था, जिनको हम भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। इन भित्ति चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग इस क्षेत्र में मिलने वाले जो खनिज पदार्थ एवं पत्थरों से भी प्राप्त किए थे। तो ये भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और ये भित्ति चित्र जो है हमें इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि गुफा निवासी किस प्रकार के औजार उपयोग में लाते थे, किस प्रकार शिकार करते थे। और एक और चीज़ अगर देखें तो ये हम देख सकते हैं, अभी हमने बात किए थे पीछे 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने एक प्रकार से अगर देखें तो ऐसे सुंदर चित्रों की रचना की जो कि दैनिक जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं भित्ति चित्र भीमबेटका के। नेक्स्ट है हमारे सामने नगर की योजना। अब नगर योजना किससे संबंधित है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सामने है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो है नगर योजना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये जो है हमको देखने को मिल रहा है लोथल के अंतर्गत। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये गुजरात आपको देखने को मिल रहा है, मैप में आप ध्यान में रखिए। और ये आप नगर योजना देख सकते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से अगर देखें तो करीब 5,000 वर्ष पूर्व जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई थी। तो सिंधु नदी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए वो अरब, मतलब एक प्रकार से अरब सागर में गिर जाती पाकिस्तान से होते हुए। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारी नदियाँ थी। तो यहीं पे हमको एक सभ्यता देखने को मिलती है सिंधु नदी के किनारे।
तो इसी को ही हम एक प्रकार से बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और उसी का शहर था, हम देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का ही, उसी में हमको महत्वपूर्ण मतलब मुख्य प्रकार से अगर देखें तो जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ में अगर देखें तो गुजरात तथा महाराष्ट्र। तो कई स्थलों पर जो है इसी प्रकार की नगर योजना हमको विद्यमान देखने को मिलती है। मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में इस प्रकार के सुनियोजित नगरों की रचना सिंधु सभ्यता की एक दुर्लभ विशेषता को दर्शाता है। नगर योजना में मुख्य मार्गों के साथ साथ उपमार्ग जो थे उपमार्गों से जुड़े थे, मतलब एक ग्रिड पैटर्न में वहाँ जो है नगर का जो मार्गों की व्यवस्था थी इस प्रकार से थी। यानी कि यहाँ कॉलोनी थी, मतलब जो एक मोहल्ला और एक जो है रास्ता बना था ग्रिड पैटर्न में, हम देख सकते हैं इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। साथ में जो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये वाला हम देख सकते हैं एक प्रकार से गोदीबाड़े का है। अब गोदीबाड़ा मतलब जो लोथल था, लोथल आप समझ सकते हैं, लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है। बंदरगाह यानी कि जहाँ पे जहाज आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का बंदरगाह था लोथल। और इस बात के प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं कि भारत और मेसोपोटामिया के बीच काफ़ी व्यापारिक संबंध थे और जलपोत काष्ठ से बनते थे और एक प्रकार से काष्ठ यानी लकड़ी से। संभवतः जो नाविक और अपनी यात्राओं के समय जो है चर्म वस्त्र पहनते थे, अर्थात चमड़े के वस्त्र को वो धारण करते थे। नेक्स्ट है हमारे सामने मोहर है। इसके अलावा एक श्रृंगी जो पशु है, साथ में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित ये सारी चीज़ें दर्शाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, देखिए जो सभ्यता है, सभ्यता के स्थानों पर जो है की गई खुदाई के दौरान हमको 2000 से भी ज़्यादा हमको क्या प्राप्त होती है, मोहरें प्राप्त होती है। और यह मोहरें जो है एक प्रकार से चौरस या आयताकार आकार की थी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो है पहली मोहर हम देख सकते हैं, ये वाली आयताकार आकार की है और इन्हें जो है नरम पत्थर से बनाया गया तथा इन पर जो है एक प्रकार से चित्र जो था लिपि या तो चित्र था या फिर कोई लिपि थी, इन दोनों को यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया था। और इन चित्रों में एक प्रकार से हम देखें, ये सांड हमको देखने को मिलता है या बकरा देखने को मिलता है, भैंस, शेर तथा हाथी आदि पशुओं के चित्र देखने को मिलते हैं। एवं लेखों में 10 से 20 प्रतीक ये मोहरें वर्तमान में व्यवहार में लाई जाने वाली मोहरों जैसे ही है, मतलब उस प्रकार की मोहरें ही दिखती हमको, मतलब वर्तमान में जिस प्रकार की मोहरें प्रयोग में लाती उसी प्रकार की देखने को मिलती है। तथा नर्म मिट्टी की पट्टी पर दबाकर जो अंकित की जाती थी ये जो मोहरें हैं उनको हम देखें व्यापारिक कार्यों तथा संपत्ति पर स्वामित्व दर्शाने हेतु तो इस्तेमाल किया जाता होगा इन प्रकार, मतलब इस प्रकार के जो चित्र है और जो मोहरे है। एक श्रृंगी जो है एक प्रकार से पौराणिक जो पशु के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे, और जो किसी व्यापारिक घराने का प्रतीक रहा होगा, इस प्रकार से भी यहाँ कल्पना की जाती है। तो ये हमने देखे। इसके अलावा जो एक प्रकार से जो चित्र है, चित्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं एक पात्र रखा हुआ। पात्र मतलब जैसे आज की डेट में हम जानवरों को खिलाने के लिए कुछ सामने रख देते हैं उनके, तो एक पात्र रखा है यहाँ पे। और एक प्रकार से अगर देखें तो पात्र में बहुत सारी चीज़ें जो है खाने के लिए या फिर जो भी है उसके लिए जल या फिर खाद्यान्न रख दिया जाता था, इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था थी। एक और चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वाली जो दूसरी चीज़ है ये मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है, मतलब एक प्रकार से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान, जो कि पशु मानव तथा पशुओं के एक प्रकार से लघु रूप में हो सकते हैं मिट्टी के खिलौने। और इन खोजों से ज्ञात होता है कि जो सिंधु घाटी के निवासी है उनका प्रकृति से गहरा संबंध था। और साथ में हम देखें तो चित्र में एक प्रकार से हम देख सकते हैं खिलौना जो है मिट्टी से बना दिख रहा है, और एक प्रकार से अगर देखें तो ये वाला जो खिलौना है एक प्रकार से मिट्टी से बंधा है और इसका जो सिर है एक धागे से बंधा हुआ है। ये आप देख सकते हैं धागे से आगे की ओर बंधा हुआ, और जिससे धागा खींचने पर जो है वो काफ़ी क्या जैसे कठपुतली हरकत करती है वैसे ही ये हरकत करता होगा। मतलब एक प्रकार से बच्चों को बहलाने के लिए जो है इस प्रकार के खिलौने का उपयोग यहाँ पर किया जाता था। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अर्थात हड़प्पा में। नेक्स्ट है नृत्यांगना, जो कि एक प्रकार से कांस्य प्रतिमा सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है, और ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये देखने को मिलती है। और एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, मतलब ये कांस्य प्रतिमा जो कि ये आपको दिख रही है, ठीक है। नृत्यांगना यानी कि हम इसको बोल सकते हैं डांसिंग गर्ल, ठीक है।
मतलब इसकी एक मुद्रा है, इस प्रकार से इसको देखा गया है कि एक प्रकार से नाचती हुई अवस्था में अर्थात डांसिंग पोजीशन पे है, इस कारण इसको डांसिंग गर्ल या नृत्यांगना, हालांकि ये लगता नहीं है परंतु हमको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार अगर देखें तो इसको नृत्यांगना या डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी जाती है। और एक है कांस्य प्रतिमा, तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के पश्चात जो है एक प्रकार से निवासियों की कलात्मक प्रतिमा का भी पता चलता है। यहाँ पर उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में जो है मोहरे तथा मानव आकृतियाँ काफ़ी देखने को मिलती है। इनमें सर्वाधिक रूप से जो नृत्यांगना यानी कि डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति हमको काफ़ी आकर्षक देखने को मिलती है। और इस कांस्य प्रतिमा को नृत्यांगना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके खड़े होने की जो मुद्रा है वो एक प्रकार से डांसिंग पोजीशन या एक प्रकार से भव्य रूप से हम देख सकते हैं। उसके हाथ में जो है देखिए, हम हाथ में देखिए चूड़ी देख सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी अवस्था में चूड़ी जो है, काफ़ी उस समय भी जो है कला में काफ़ी विकास हो चुका था। तथा दूसरे हाथ में जो नीचे हम देख सकते हैं ये वाला कटोरा के रूप में या कुछ बर्तन के रूप में पकड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हजारों वर्ष पहले भी कलात्मक धातु विज्ञान से परिचित थे। और एक प्रकार से अगर देखें जो कलाकार थे वो उस समय भी काफ़ी आकर्षक जो है कलाकारी किया करते थे। साथ में ये व्यक्ति जो है, मतलब जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति दिख रहा है, एक प्रकार से अगर देखें पुरुष की प्रतिमा, और इसको एक प्रकार से पुजारी भी कहा गया है। ये वाले व्यक्ति को पुजारी भी कहा गया है। इसका कारण है यह है कि किसी ऐसे पुजारी से मेल खाती है व्यवस्था की, मतलब एक प्रकार से जो व्यक्ति है वो कैसा बैठा है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो वो है ध्यानावस्था में बैठा है, ध्यानावस्था में यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके नेत्र जो है एक प्रकार से हमको बंद दिखते हैं, मतलब मेडिटेशन या फिर ध्यान अवस्था में वो बैठा हुआ। और यह मूर्ति उस काल की वेशभूषा, कपड़ों के डिज़ाइन और केश विन्यास के बारे में काफ़ी हमको जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट देखें चंबर वाहक या फिर हम इसको बोल सकते हैं चोरी, ठीक है, चोरी या चंबर वाहक इसको बोल सकते हैं। और ये मौर्य काल से संबंधित है, अर्थात पटना मतलब बिहार, ठीक है। तो और कहाँ पे देखने को मिलेगी ये देखिए आपको यहाँ पे बिहार देखने को मिल रहा है, तो ये इससे रिलेटेड है, आप ध्यान में रख सकते हैं लोकेशन। तो हम अगर देखें जो ये चीज़ आपको हाथ में देखने को मिल रही है, जैसे कोई राजा हुआ करता था, राजा के दोनों तरफ क्या होते थे, इस प्रकार से जो कुछ है जो चंबर मतलब एक प्रकार से हवा करने वाला उसको बोल सकते हैं हम, तो हवा करते रहते थे दो आइट साइड में, तो ये उसी प्रकार की चीज़ है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो मौर्य वंश के शासक अशोक महान के शासनकाल की ये मूर्ति हमको देखने को मिलती है। और सम्राट अशोक भारत के एक महान राजा तथा बौद्ध मत के जो है प्रचारक थे। और एक प्रकार से ये चौरी या चंबर हाथ में लिए हुए एक स्त्री की सुंदर मूर्ति हम देख सकते हैं। चौरी जो था राजसी परिवार तथा उच्च पदों के लोगों को हवा करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और एक प्रकार से शान का प्रतीक, यानी कि एक मान सम्मान इज्जत का प्रतीक इसको हम बोल सकते हैं। और ये मूर्ति हमको कहाँ देखने को मिलती है, पटना के म्यूज़ियम में देखने को मिलती है, बिहार के अंतर्गत। और एक प्रकार से अगर देखें तो आज भी शीशे की तरह ये चमकती हुई मूर्ति हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट चीज़ हमको देखने को मिलती है सिंह प्रतीक, और ये मौर्य काल से संबंधित कहाँ, सारनाथ। सारनाथ मतलब हमको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये आप लोकेशन ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने अपने पूरे राज्य में बहुत से स्तंभ निर्मित किए थे, ठीक है, आपको पता ही होगा, हमने अशोक के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। और प्रत्येक स्तंभ के ऊपर जो था बौद्ध मत का प्रतीक था। तो बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध मत का जो है अनुयायी हुआ करता था वो कलिंग युद्ध के पश्चात, तो उसका प्रतीक के रूप में जो है कोई भी स्तंभ निर्मित कराता था तो बौद्ध मत का प्रतीक वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। उन पर जो है सम्राट अशोक के नियम एवं कानून जो है, जो स्तंभ है, स्तंभ पर क्या लिखा जाता था, अशोक के जो नियम थे प्लस वहाँ का जो कानून चलता था, इन कानूनों का विवरण कहाँ पर रहता था, स्तंभ में लिपिबद्ध कर दिया जाता था ताकि लोग उन्हें जान सके। और सम्राट अशोक का यह सिंह जो था प्रतीक एक प्रकार से उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ में पाया गया, और ये वाला हम देख सकते हैं। और हम आज की डेट में देखें तो भारतीय जो गणतंत्र है, गणतंत्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। किसको, ये सिंह चिन्ह को आप रुपयों में, नोट में वगैरह सभी चीज़ में इनको देख सकते हैं। हालांकि 3 सिंह आपको दिख रहा है, पर चौथा सिंह इसके जस्ट पीछे है, जैसे कि हमको सामने दिख रहा है उसी प्रकार पीछे हमको एक और सिंह देखने को मिले, क्योंकि देखिए साइड में एक ही साइड दिख रहा है, साइड वाले जो सिंह हैं, जबकि पूरे पूरे सिंह हैं, मतलब चारों तरफ अगर घुमा के देखें तो चारों तरफ आपको 4 सिंह देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग चारों दिशा में वो देखने को मिलते हैं।
और नीचे आपको दिख रहा है, ये देखिए बौद्ध धम्म चक्र जो है, मतलब जहाँ सारनाथ में महावीर, मतलब एक प्रकार से गौतम बुद्ध है, उन्होंने उपदेश दिया था, या फिर प्रथम बार जो उपदेश दिया था वहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन उसको बोलते हैं। तो ये चक्र उसको दर्शाता है, बौद्ध मत को। धर्म परायणता और प्रगति का चिन्ह इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमको नीचे बैल और हाथी देखने को मिल रहा है। तो बैल एक प्रकार से अगर देखें, जो नीचे बैल है बल तथा सदा सहायता का, और जो हाथी है, और एक और घोड़ा भी दिख रहा है, और एक प्रकार से हिरण भी। तो जो हाथी, हाथी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, घोड़ा गति का, या कि दौड़ने में बहुत फास्ट होता है, और हिरण जो है सुंदरता का प्रतीक। तो ये सभी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। और ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, सारनाथ से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है महाकपि जातक भरूच स्तूप। भरूच स्तूप आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो महाकपि जातक थे, जातक को दर्शाने वाला भरूच स्तूप, भरूच जो फलक है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म में, जो भगवान बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म के जो कार्य थे, मतलब पूर्व जन्म के जो अच्छे कार्य थे, उनके बारे में जातक कथा को साक्षात कराता है। इस चित्र में हम देखें तो यहाँ पे हमको एक प्रकार से एक कथा में जो है शिकारी बंदरों का शिकार जो है, शिकारी जो है नीचे हम देख सकते हैं बंदरों का शिकार करने के लिए आता है। और बुद्ध स्वयं को नदी पर दो पेड़ों के बीच एक पुल, मतलब एक पेड़ ये है और एक पेड़ हम इधर देख सकते हैं, दोनों पेड़ों के बीच हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज के रूप में वो जो है भगवान बुद्ध यहाँ पे आ जाते हैं, और बंदरों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए काफ़ी कष्ट सहन करते हैं। और पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं शिकारी बैठा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो भगवान बुद्ध को देख सकते हैं उसको शिक्षा देते हुए। और यहाँ हम देख सकते हैं भरूच स्तूप कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। तो आप ये लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं, भरूच स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है वो भी कहाँ कहाँ से संबंधित है? ये भी हमको देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो सांची स्तूप है वो बौद्ध स्तूपों तथा धार्मिक स्थलों का पर्यायवाची शब्द इसको माना जाता है। तो ये सांची स्तूप देखने को मिल रहा है। और स्तूप एक प्रकार से ठोस अर्धवृत्ताकार है, क्योंकि पूरा वृत्ताकार बोले तो नीचे की तरफ अगर बना दें तो पूरा वृत्ताकार, परंतु ये आधा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये अर्धवृत्ताकार भवन होता है, जिसमें भगवान बुद्ध या बौद्ध संतों और जो अध्यापक है उसके भौतिक अवशेष रखे जाते हैं। साथ में बौद्ध मत में स्तूप जो है भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। 3 घेरे होते हैं, ठीक है। तो एक घेरा तो ये हो गया, एक घेरा ये हो गया, और एक घेरा नीचे आप देख सकते हैं। तो जो नीचे वाला घेरा है वो एक प्रकार से अगर देखें तो पृथ्वी का प्रतीक उसको माना जाता है, ठीक है। और मेधी यानी कि ये वाला जो घेरा है वो अंतरिक्ष का प्रतीक माना जाता है, और जो हर्मिका है ऊपर वाला घेरा वो माना जाता है स्वर्ग का प्रतीक। तो यहाँ दृष्टिगत एक प्रकार से तीनों ही क्रमांक हमको देखने को मिल रहा है। और एक प्रकार से अगर देखें स्तूप संख्या जो 3 है उसमें भूस्तंभ और उस समय के जीवन की दृश्यावली चित्रित करता है। तो ये हमने देखें सांची स्तूप के बारे में, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रतिमा, और यहाँ हम देख सकते हैं गांधार क्षेत्र, और ये गांधार क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ हम देख सकते हैं 3री शताब्दी, मतलब 3rd जो सेंचुरी है उसमें हम देख सकते हैं सिकंदर ने जो है हिंदुस्तान के एक हिस्से में विजय प्राप्त की थी। तो हम ये देख सकते हैं इधर हम हिंदुस्तान के हिस्से में विजय प्राप्त की थी सिकंदर ने, और वापस जाते हुए उसने जो है विजित प्रदेश जो गांधार है उसको, वर्तमान पंजाब और पाकिस्तान के भाग थे, उनको एक प्रकार से एक सेनाध्यक्ष था उसको शासन के लिए सौंप दिया। और इस प्रकार अगर देखें तो जो बाहर का क्षेत्र था वो किसके संपर्क में आया? भारत के। तो एक प्रकार से यहाँ हमको बहुत सारी कला और संस्कृति जो है आपस में मिक्सचर देखने को मिलता है। तो रोम के लोगों के संपर्क में आया और इन्होंने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया। जो शैली थी गांधार शैली, मतलब एक प्रकार से दोनों के मिश्रण से जो शैली विकसित हुई उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है? गांधार शैली के नाम से उसको जाना जाता है। अब यहाँ अगर देखें तो इस चित्र में हमको देख सकते हैं, यहाँ देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि पहले ऐसी नहीं थी, परंतु यहाँ परिवर्तित रूप हमको देखने को मिलता है। इस चित्र में हमको एक प्रकार से जो बुद्ध की प्रतिमा है वो गांधार शैली में ही देखने को मिलती है, जहाँ पे उन्होंने एक टोगा पहना है। और टोगा का मतलब होता है जो वस्त्र है जो इनने धारण किया है उसको बोला जाता है टोगा, ठीक है। टोगा वेशभूषा धारण की हुई दिखती है। साथ ही जो मुख की आकृति है, मुख की आकृति एवं उनके जो बालों की सज्जा है वो भी एक प्रकार से उनमें रोमन प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार हम अगर देखें तो गांधार की मूर्ति कला में कला की जो है हिंदू, यूनानी, रोमन शैलियों का परस्पर मिश्रण देखने को मिलता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम बुद्ध का जो जीवन है उसका वर्णन किया गया है इसमें स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये चित्र में। तो ये जो है एक प्रकार से जो पाषाण है, पाषाण में निर्मित एक प्रकार से पाषाण यानी कि पत्थर में निर्मित इस मूर्ति शिल्प में भगवान बुद्ध के जीवन की संपूर्ण कथा दर्शाई गई है। तो अगर देखें सबसे निचले वाला हिस्सा, तो निचले वाला जो हिस्सा है वहाँ उनकी माता महामाया लेटी हुई है, ठीक है। और लेटी मतलब एक प्रकार से मुद्रा में जो है, लेटी हुई मुद्रा में है। और यहाँ उन्होंने एक स्वप्न देखा था, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने श्वेत हाथी को देखा था। तो एक भविष्यवाणी भी हुई थी कि इनका बेटा या तो महापराक्रमी राजा बनेगा या फिर महासन्यासी बनेगा, ठीक है, जो कि सबका एक प्रकार सबको ज्ञान से, अपने ज्ञान से जागृत कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। तो जो बालक है, बालक की अगर बात करें तो वो कमल के फूल में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये देखिए, ठीक है, भगवान बुद्ध को यहाँ पे कमल के फूल में दिखाया गया है, कमल के फूल में खड़े हुए। और जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं तो उनको हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए घोड़े को दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पद्मासन मुद्रा में वो बैठे हुए दिखते हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो बुद्ध के जीवन का जो चरित्र है वो कहाँ दिखता है, इसी मतलब आकृति में हमको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं बुद्ध की जो है जीवन का चरित्र। और इसके अलावा हम देख सकते हैं महावीर जैन की मूर्ति। तो भगवान बुद्ध की भांति ही जो महावीर थे वो महान संत एवं शिक्षक थे। वे मतलब अपने ज्ञान से काफ़ी जागृत किया लोगों को, और वे जैन धर्म के एक प्रकार से 24वें तीर्थंकर थे। तो ये हमने देखे हैं, 23वें थे पार्श्वनाथ, पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जो जैन की मूर्ति है वो हमको देखने को मिलती है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु आप देख सकते हैं, तमिलनाडु कहाँ देखने को मिलेगा, अच्छा ये वाली मूर्ति हमने देखी नहीं, ये वाली मूर्ति आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और ये वाली कहाँ देखने को मिलेगी, तमिलनाडु जो नीचे का क्षेत्र दिख रहा है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कौन सी मूर्ति, महावीर जैन की मूर्ति तमिलनाडु में। और एक और अगर हम देखें तो इन्होंने अपना जीवन का परित्याग किया था, जैसे कि भगवान बुद्ध ने किया था। 12 वर्षों तक भ्रमण किया इन्होंने, कठोर तपस्या की। और 12 वर्षों के बाद एक प्रकार से अगर देखें तो इनको कैवल्य की प्राप्त होती है, जैसे कि जो निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्त होती है उनको यहाँ पे कैवल्य बोला जाता है जैन धर्म के अनुसार। और 72 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पटना के निकट जो पावापुरी है, पटना अर्थात बिहार की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात वो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके अलावा नेक्स्ट है गोमतेश्वर, जो कि श्रवण बेलगोला अर्थात हम बोल सकते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र आपको पूरा राज्य है कर्नाटक देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। भारत में जो है श्रवण बेलगोला जैन धर्म स्थानों में सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कर्नाटक के अंदर है। और यहीं भगवान जो बाहुबली है, ये आपको दिख रहा है ये मूर्ति, ये भगवान बाहुबली, इनको बोला जाता है गोमतेश्वर। और ये एक प्रकार से 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसे विश्व की सर्वाधिक बड़ी एकाश में प्रतिमा के रूप में माना जाता है। गंग राजा जो पंचमल्ल थे उनके शासन काल में एक प्रकार से अगर देखें पंचमल्ल के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। और सन 981 की अगर बात करें तो अरिस्त नेमी जो नामक पत्रकार मतलब एक प्रकार से जो मूर्तिकार है, अरिस्त नेमी जो मूर्तिकार है उन्होंने इसका निर्माण किया था। और यहाँ अगर देखें तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो भगवान बाहुबली है उन्होंने बिना हिले डुले खड़े रहकर ऐसी कठोर तपस्या की कि 12 वर्षों के बाद उनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ पे अगर देखें तो महामस्तकाभिषेक जो है वो किया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं उनके ऊपर देखिए चंदन, केसर, शहद, घी, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे उनको जो है अभिषेक किया जाता है उनका। तो यहाँ हम देख सकते हैं कर्नाटक के अंतर्गत। नेक्स्ट है रानी गुम्पा उदयगिरी के अंतर्गत, अर्थात हम देख सकते हैं ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा आपको दिख रहा है तटीय राज्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर, भारत का एक राज्य है। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे रानी गुम्फा। और यहाँ 2 मंजिला जो है गुफा आपको दिख रही है। और गुफाओं में मतलब एक प्रकार से पत्थरों में तराश कर इसको बनाया गया है। कमरे तथा कक्ष जो है एक पंक्ति में हमको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, जिनमें बौद्ध व जैन जो मठाधिकार थे,
मतलब 4 महीने जो एक प्रकार से अगर देखें तो विश्राम करते थे वर्षा काल में या फिर अन्य समय में भी हम देख सकते हैं। तो वो साधना करते थे, यहाँ पे तपस्या करते थे जो मठाधिकार है, हाँ मठाधिकारी। और प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर 2 मंजिला कमरे हम देख सकते हैं यहाँ पे। इनमें जो है सम्मुख एक जो है खुला प्रांगण हम देख सकते हैं यहाँ सामने, एक मतलब एक प्रकार से जो है पूरा आंगन टाइप की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, जहाँ श्रद्धालु एकत्रित हो सकते थे। और रानी गुम्फा के कक्षों को बड़ी प्रार्थना सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन सभा भवनों के दरवाज़ों और दीवारों को सुंदर मूर्ति शिल्पों से जो है अलंकृत किया गया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं मंदिर क्रमांक जो है 17, जो कि गुप्त काल से संबंधित है, और ये हमको देखने को मिलेगा सांची में। और सांची कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए भारत में मंदिरों के विकास के इतिहास में गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और सांची में जिस मंदिर के एक प्रकार से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है गुप्त काल में ही निर्मित प्रारंभिक मंदिर थे। और यह एक प्रकार से अगर देखें तो ये जो मंदिर है माना जाता है ये पत्थर से बना हुआ था, ठीक है। इसका जो है गर्भगृह, गर्भगृह मतलब जहाँ भगवान की मूर्ति रहती है, पिंडी रहती है, या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं, शिवलिंग रहता है, तो उसको गर्भगृह बोला जाता है। तो यहाँ देवी की मूर्ति स्थापित थी, और एक प्रांगण भी था जिसमें जो है एक प्रकार से ये प्रांगण के रूप में यहाँ स्तंभ हमको देखने को मिलते हैं। साथ में जो छत है वो आगे धीरे धीरे देखिए यहाँ पे हमको कोई ऊपर जो है, जैसे आज की डेट में मंदिरों में इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है, उस समय नहीं थी। तो धीरे धीरे छत जो है जो गोपुरम है, गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार, और जो गर्भगृह है वो हम देख सकते हैं। तो जो प्रवेश द्वार है उनमें शिखर बनना शुरू हो जाता है बाद में धीरे धीरे, तो उस समय तो नहीं था, परंतु बाद में ये धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर लोह स्तंभ की बात करें, ये भी गुप्त काल से संबंधित है, और ये देखने को मिलता है दिल्ली। और दिल्ली कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दिल्ली हमारा मतलब एक प्रकार से राजधानी और यूनियन टेरेटरी देखने को मिलेगी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमको देखने को मिलेगी दिल्ली, भारत की राजधानी। तो यहाँ हमको चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब लोह स्तंभ जो कि गुप्त काल के दौरान शुद्ध लोह से निर्मित था। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। और अगर देखें पिछले 1500 वर्षों की अगर बात करें, तो पिछले 1500 वर्षों के जो है अपने अस्तित्व के दौरान इसमें अभी तक जो है जंग लगने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। 7.20 मीटर ऊंचा है, ये 7.20 मीटर ऊंचा है, और इसका वजन जो है 3 टन हम देख सकते हैं। यह स्तंभ गुप्तकाल की उच्च स्तरीय तकनीक का एक नमूना माना जाता है। और जो राजा चंद्र है उनकी जो राजा चंद्र उनकी स्मृति में इसको बनाया गया था। एक प्रकार का विष्णु ध्वज था, और इस शानदार स्तंभ की सपाट चौकोर और बुलंद चोटी पर एक छिद्र हम देख सकते हैं, मतलब यहाँ ऊपर जो है एक छिद्र देखने को मिलता है। और यह दर्शाता है कि मूलतः इस मीनार पर गरुड़ मतलब विष्णु के वाहन की एक आकृति थी। और यहाँ भी एक प्रकार से एक रोचक मान्यता है कि कोई जो स्तंभ है उसके आसपास अपनी बाहें डालकर, अर्थात हम बोल सकते हैं अपनी पीठ स्तंभ की ओर करके कुछ मांगता है तो उसकी जो है इच्छा जरूर पूरी की जाती है। तो ये इस संबंध में मान्यता प्राप्त है। दिल्ली में है ये गुप्तकाल से संबंधित लोह स्तंभ। आगे देखते हैं, हमको महादृश्य देखने को मिलता है जो कि अजंता गुफाओं का है। अजंता गुफा कहाँ देखने को मिलेगी? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो ये महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, और महाराष्ट्र आप ये क्षेत्र है, ये राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ देखने को मिलती है अजंता की गुफा है। उसका बाहरी दृश्य आप देख सकते हैं। जो अजंता है मठों और गुफा मंदिरों में निर्मित मूर्तिकला तथा जो चित्रकला है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। बघोरा नदी पर घोड़े की नाल की आकार की चट्टानों को तराश कर यहाँ पे मुख्य रूप से 30 गुफाएं बनाई गई है, और जिसमें सुंदर मूर्तियाँ एवं भित्ति चित्र हमको देखने को मिलते हैं। गुप्त वंश से वैवाहिक संबंध रखने वाले वाकाटक शासकों के शासनकाल में इन गुफाओं एवं मठों का निर्माण किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये अजंता का जो अजंता गुफा है उसका बाहर दृश्य हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बुद्ध का चित्र, जो कि अजंता अर्थात हम फिर से देखें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्या बुद्ध का चित्र। तो जो चित्र है आपको दिख रहा है ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। और यहाँ अजंता की जो गुफाएं है बौद्ध कला का एक प्रकार से प्रलेखन है। मूर्तिकारों एवं चित्रकारों ने जो है भारतीय कला के सर्वोत्तम रूप को यहाँ साकार किया है।
इस सुंदर चित्र की अगर बात करें ये वाले की, तो यहाँ पे हमको जो है भगवान बुद्ध को मठाधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है, जहाँ पे वो अपने पत्नी और पुत्र से मिल रहे हैं या भिक्षा मांग रहे हैं, वहाँ देख सकते हैं हम। और उनको बड़ा इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि बड़ा जो है एक प्रकार से अगर देखें तो उनकी महानता को दर्शाया गया है, उनको बड़ा बनाकर, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्कीर्ण फलक, हम देख सकते हैं जो कि हमको महाबलीपुरम अर्थात तमिलनाडु के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ये तमिलनाडु आप देख सकते हैं राज्य, ठीक है, लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। और जो महाबलीपुरम है पल्लवों का बंदरगाह था, ठीक है, एक प्रकार से क्या था, बंदरगाह था जहाँ पर जहाज़ आते जाते रहते हैं। और वहाँ जो है की गई खुदाई से ज्ञात होता है कि उसकी जल वितरण प्रणाली अत्यंत सुनियोजित थी। यह अपने तट, मंदिर, चट्टानों को तराशने की वास्तुकला, गुफाएं, उभारदार उत्कीर्ण शिल्प तथा रथों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। और यहाँ हमको दो विशाल खंड दिख रहे हैं, ये देखिए दो विशाल खंडों को यहाँ पे तराश कर ये जो है बनाई गई है। मूर्तिकारों ने सूर्य, चंद्रमा तथा जो परिया है आदि खगोलीय शक्ति एवं पृथ्वी पर जल की आकृतियाँ उत्कीर्ण की है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। और इसे जो है गंगा का अवतरण या फिर अर्जुन का तप नामों से भी जाना जाता है, किसको, उत्कीर्ण फलक को। और यहाँ हम देख सकते हैं इसकी पूरी आकृति की जो लंबाई है वो हमको यहाँ पे 30 मीटर से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो लंबाई हमने देखे 30 मीटर, ऊंचाई की अगर बात करें तो ये जो है 15 मीटर देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं त्रिमूर्ति, जो कि एलिफेंटा की गुफाएं अर्थात हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। त्रिमूर्ति अर्थात ये देखिए तीन सिर वाली जो मूर्ति है, जिसमें हम देख सकते हैं स्थान, आकार और अपने अर्थ के कारण जो है एलिफेंटा की समस्त जो मूर्तियाँ है उसमें अपना एक विशेष महत्व रखती है। इसे सदाशिव जो है या महेश्वर या महेश मूर्ति नाम से इसको जाना जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र अर्थात ये वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे 3 मुख वाली जो मूर्ति है उसमें बाईं तरफ अगर देखें तो बाईं तरफ की मूर्ति उनके नेत्र खुले हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो जो दाईं तरफ की मूर्ति है उसमें हम देख सकते हैं वो एक नारी के रूप में देख सकते हैं। और बीच वाली मूर्ति अगर देखें तो वे एक भव्य सौम्यता के लिए, मतलब एक प्रकार से शांति का प्रचार या प्रतीक माने जाते हैं त्रिमूर्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट है सेंथोम कैथीड्रल, जो कि चेन्नई अर्थात हम देख सकते हैं तमिलनाडु के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो एक प्रकार से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है उसमें ईसा मसीह का एक शिष्य था, संत थॉमस। क्या नाम था, संत थॉमस। या फिर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने जो है पश्चिम एशिया में ये भारत आए थे। और बहुत वर्षों के बाद यहाँ जो है कैथीड्रल अर्थात धर्म मंदिर था इनका, ईसा के इस महान शिष्य की याद में इसको बनाया गया है। ये संत थॉमस की याद में इसको बनाया गया है तमिलनाडु के अंतर्गत अर्थात चेन्नई में। और यह कैथीड्रल आकर्षक मूर्ति एवं नीले तथा पीले रंग जो है शीशे युक्त खिड़कियाँ से सुसज्जित हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है अगियारी। अगियारी अर्थात आग हम देख सकते हैं ये वाला। देखिए आज भी हमको इधर से देखने को मिलता है। मतलब अगर बात करें हम 8वीं शताब्दी की, तो 8वीं शताब्दी के आसपास अनेक जो पारसी परिवार है उन्होंने अपने पैतृक स्थान ईरान को छोड़कर भारत में बस गए थे। और प्राचीन फारसी जो शिल्पकला है उसको प्राय एक प्रकार से अगर देखें तो अवेस्ता के नाम से उनको जाना जाता है। और इनका मानना है कि मनुष्य अपने जीवन में धर्म को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। और वे मूलतः क्या थे, एक प्रकार से अग्नि पूजक थे। तो अग्नि पूजक यानी अग्नि की पूजा। और ये हम देख सकते हैं अगियारी हमको देखने को मिल रही है कहाँ पे, मुंबई के अंतर्गत महाराष्ट्र में। तो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी कहाँ पे, दिल्ली में। एक और देखेंगे वो अलग स्थान पर है, तो अभी ये देख लेते हैं। तो जो अरब व्यापारी है उनके भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे बहुत पहले। और 9वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी के आसपास क्या है, इस्लाम धर्म भारत आया था। जो कासिम है, कासिम के पश्चात, युद्ध के पश्चात धीरे धीरे भारत इस्लाम धर्म आया था। तब भारतीय संगीत, साहित्य, नृत्य और यहाँ तक कि जो वस्त्र धारण करने का तरीका है उसमें इस्लामी संस्कृति काफ़ी प्रभावित, मतलब इस्लामी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुआ भारत। मुग़ल काल में मुग़ल काल में जो शाहजहाँ थे उनके द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण किया है। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है।
यहाँ हम देख सकते हैं जो मस्जिद है, मस्जिद की सबसे बड़ी, एक प्रकार से एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसको माना जाता है, और वह है भारत में हिंदू इस्लामी वास्तुकला का एक प्रकार से उदाहरण के रूप में देखने को मिलती है। मुस्लिम त्योहारों में अगर विशेष रूप से देखें तो इस 400 वर्ष पुरानी मस्जिद में हज़ारों लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। ये दिख रहा है आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, जो मस्जिद है दिल्ली में, दिल्ली में अर्थात ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, दिल्ली में देखने को मिलेगी। स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं तो स्वर्ण मंदिर जो है, जो कि आपको देखने को मिलेगा अमृतसर में, अमृतसर अर्थात आज की डेट में पंजाब, अमृतसर पंजाब में ये देखने को मिलेगी। और पंजाब कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। सिख समुदाय का पवित्रतम मंदिर स्वर्ण मंदिर इसको माना जाता है, और पंजाब के एक बड़े नगर अमृतसर में स्थित है। और इस शहर की स्थापना जो है मतलब जो अमृतसर है उसकी स्थापना की थी चौथे जो सिख गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास। कब की थी, 1577 में। तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ उनके जो बेटे थे, बेटे का नाम था, मतलब पाँचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने 1579 में, अर्थात हम बोल सकते हैं 2 साल पश्चात, इस मंदिर का निर्माण कराया था अमृतसर में। गुरु अर्जुन देव ने एक तालाब के मध्य अगर देखें तो यहाँ पे जो है एक तालाब के मध्य एक मंदिर बनवाया था, तथा उसके जल को पवित्र कर यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी, जो खालसा पंथ के नाम से जिसे जाना जाता है। अमृतसर, यह नाम जो है अमृत और सर इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। और यहाँ अगर देखें 1803 की बात करें तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इस मंदिर का संगमरमर और सोने से पुनर्निर्माण कराया था। तो हम देखें तो एक प्रकार से इसके जो गुंबद है वहाँ पे हमको 400 किलो सोना यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी कारण इसको स्वर्ण मंदिर की संज्ञा दी गई है, और पंजाब में देखने को मिलता है। फिर 5 रथ देखने को मिलेंगे, जो कि महाबलीपुरम अर्थात हम देख सकते हैं तमिलनाडु के अंतर्गत, तमिलनाडु आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और जो चेन्नई है, चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर दूर दक्षिण में, तथा छठी एवं 7वीं शताब्दी में जो है एकाश्म चट्टानों को तराश कर इसको यहाँ पर निर्मित किया गया है, कलाकृतियों को दर्शाया गया है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और पल्लवों ने एक प्रकार से अगर देखें तो दक्षिण भारत ने एक प्रकार से अपने शासनकाल के दौरान अपने पूरे साम्राज्य में बड़ी संख्या में काफ़ी मंदिर बनवाए थे। किसने, पल्लवों ने। ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पंच पांडव रथ भी इनको कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से हम देखें तो जो एकाश स्मारक है उनमें समुद्र तट पर अगर देखें तो धर्मराज का रथ देखने को मिलेगा, भीम का रथ, अर्जुन का रथ, द्रौपदी का रथ, नकुल सहदेव का रथ, इसलिए इसको जो है पंच पांडव रथ के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमको देखने को मिलेगा कैलाशनाथ मंदिर अर्थात कांचीपुरम। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा आपको ये चित्र में। कहाँ पे, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु अर्थात ये वाला क्षेत्र है। तो कांचीपुरम अनेक पल्लव स्मारकों से जड़ित है, और इनमें देखें सबसे प्रसिद्ध तो कैलाशनाथ मंदिर ही हमको देखने को मिलता है। इसके पूर्व अगर देखें तो नदी मंडप, और मंदिर में जो है प्रदक्षिणा अर्थात जो आसपास जो परिक्रमा करते हैं उसको प्रदक्षिणा पद बोलते हैं, जिसमें बहुत से लघु कक्ष हम देख सकते हैं। और मंदिर को राज सिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, राज सिंहेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ में अगर देखें तो यहाँ पे जो है ऐसा हो सकता है कि यह जो है नाम उसके एक प्रकार से किसी एक शिलालेख के में जो अनुच्छेद प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर का शिखर आकाश को छूता है, तो इस कारण इसको इस नाम से जाना जाता है। और मंदिर के आधार पर जो है एक शिल्प पट्टिका है, जिसमें गणों सहित अन्य जीव दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये चीज़। और उसके बाद हमको नेक्स्ट जो देखने को मिल रही है, नटराज की जो है प्रतिमा देखने को मिल रही है, और ये कैलाशनाथ मंदिर के अंतर्गत ही अर्थात कांचीपुरम में तमिलनाडु में ये दृश्य देखने को मिलता है। तो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है उनकी दीवारों पर एक प्रकार से अगर देखें तो पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाने वाली मूर्तियों से जो है प्रचुर रूप से उत्कीर्ण किया गया है। तो यहाँ अगर देखें तो जो भगवान शिव है, भगवान शिव को समर्पित है, तथा इसमें सेवकों सहित जो भगवान शिव है उसको दर्शाने वाली अनेक कलाकृतियाँ है। और यह मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने अलौकिक नृत्य के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की थी। तो ये हम देख सकते हैं। उन्होंने जो है नटों की भांति अपना एक पैर जो है देखें, ये
एक पैर जो है कहाँ पे, कंधे में रख लिया है, ठीक है, नटों की भांति। एक प्रकार से अगर देखें तो पैर उठाया, और चूंकि यह जो मुद्रा है स्त्रियों के लिए सम्माननीय नहीं थी, इसलिए पार्वती ने इस मुद्रा का अनुसरण करने का प्रयत्न नहीं किया। तो ये हम देख सकते हैं नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। फिर एक और है नटराज की मूर्ति जो बादामी के अंतर्गत अर्थात कर्नाटक में देखने को मिलती है। तो कर्नाटक ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। और इसी की अगर बात करें, चट्टानों को तक्षित कर निर्मित जो वास्तु निर्माण है उसके नमूने जो है एक प्रकार से अगर देखें, तमिलनाडु के जो महाबलीपुरम है 6ठी से 8वीं शताब्दी, तो महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा यानी कि 2री से 9वीं शताब्दी, साथ में उड़ीसा के उदयगिरी जो कि सामान्य काल से संबंधित है, तथा कर्नाटक के बादामी और ऐहोल में जो पाए जाते हैं। तो ये सभी एक प्रकार से मिले जुले हैं, मतलब एक प्रकार तमिलनाडु की जो है मूर्ति, उड़ीसा की एक प्रकार से देखें, साथ में महाराष्ट्र की, तो सभी एक समान मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं। और बादामी की जो प्राकृतिक पहाड़ियाँ उसमें हम देख सकते हैं जो स्तंभ युक्त जो सुंदर भवन है या मंडप है, तथा जो आदम कद है मूर्तियाँ तराशी गई है। साथ में हम देखें 18 भुजाओं वाले भगवान शिव गणेश जी के साथ यहाँ देख सकते हैं जो है गणेश जी के साथ, और ढोल आदि जो वाद्य संगीत है उससे नृत्य कर रहे हैं। और पृष्ठभूमि में अगर देखें तो यहाँ पे हमको नंदी भी उनका जो वाहन है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है दृश्य मंदिर समूह जो कि पट्टडकल अर्थात कर्नाटक से संबंधित ये देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कर्नाटक से संबंधित, जो कि आपको जो चालुक्य है, चालुक्य वंश की पूर्व राजधानियाँ जो थी बादामी तथा ऐहोल के पश्चात तीसरी राजधानी थी। यह बादामी से जो है 16 किलोमीटर दूर और मालप्रभा नदी जो है उसके तट पर स्थित है। तो यहाँ के एक राजा थे, राजा विजयादित्य एवं विक्रमादित्य के शासनकाल में यह साम्राज्य काफ़ी चरम पर था। और यहाँ की जो वास्तु निर्माण कला शैली है 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काफ़ी विकसित हुई थी। तो पट्टडकल में जो है नागर तथा द्रविड़ शैलियाँ एक प्रकार से देखने को मिलती है, नागर एंड द्रविड़ शैली हमको देखने को मिलती है। और इनकी वास्तु निर्माण कला का गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दोनों शैलियों ने एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया। साथ में हम देखें नेक्स्ट देख सकते हैं विरूपाक्ष मंदिर, ये पट्टडकल में देखने को मिलता है, अर्थात ये भी कर्नाटक से संबंधित है, आप लोकेशन ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ जो भगवान शिव को समर्पित जो है विरूपाक्ष मंदिर है, ये जो है मतलब एक प्रकार से भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पे द्रविड़ शैली का यूज़ किया गया है, द्रविड़ शैली का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और किसने बनाया है, ये बनाया है चालुक्य राजाओं ने, ठीक है, पल्लवों पर विजय प्राप्त करके आदेश दिया था यहाँ पे बनाने का। और मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार से गोपुरम, गर्भगृह, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर देखें कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर आपको एलोरा में देखने को मिलेगा, एलोरा अर्थात महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है आपको, जैसे कि अगर 8वीं शताब्दी की बात करें तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने प्रारंभिक पश्चिमी जो चालुक्य राजा थे उनको पराजित किया था। तो राष्ट्रकूटों की अगर बात करें तो राष्ट्रकूटों ने जो चालुक्य राजा उनको पराजित करके दक्कन पर जो है विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पर ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर राष्ट्रकूटों की कला को देखा जा सकता है। मुख्य स्थान हमको एलोरा में देखने को मिल रहा है, ठीक है, पत्थरों को तराश कर यहाँ पे भवन या जो है वास्तु निर्माण यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट है हम देख सकते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है नटराज की मूर्ति देखने को मिलेगी कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में अर्थात महाराष्ट्र में, ठीक है, ये वाली जगह में देख सकते हैं आप। और ये भी हमको एक प्रकार से 8वीं शताब्दी का जो है मूर्ति के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें कि सेवकों से घिरे संगीत की अवस्था में जो भगवान शिव है वो यहाँ पे दिख रहे हैं हमको नृत्य करते हुए। और इस पाषाण की जो मूर्ति है उस पर हम देखें प्लास्टर और रंग किया गया है। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है बृहदेश्वर मंदिर, और ये देखिए आपको तंजावुर अर्थात हम देख सकते हैं तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखें तमिलनाडु की लोकेशन, तो ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य। और ये जो है एक प्रकार से 10वीं शताब्दी ईस्वी में जो है चोलों ने पल्लवों पर विजय प्राप्त की थी। और भारतीय इतिहास में चोल काल की विशिष्ट कलात्मक उपलब्धियों का उल्लेख प्राप्त होता है, क्योंकि जो प्रसिद्ध चोल कांस्यशील कृतियाँ है उनको भारतीय कला की उत्कृष्ट कृति के रूप में जाना जाता है। जो तंजावुर स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है उसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोल स्मारक इसको माना जाता है। और यहाँ पे हमको जो है शिव महिमा जो है
शिव महिमा के कारण यहाँ बृद्धेश्वर इसको कहा जाता है। और जो निर्माण है वो राजा प्रथम अर्थात राजाओं के राजा इसके द्वारा निर्मित इसको किया गया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें एक देखें तो विमान भी हमको काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। इस विमान की ऊंचाई हमको 60 मीटर ऊंची देखने को मिलती है। काफ़ी विमान अर्थात जो है गर्भगृह का विमान, ठीक है, गोपुरम देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सोम स्कंद राजकीय जो संग्रहालय है वो हमको मद्रास में देखने को मिलता है। मद्रास अर्थात हम देख सकते हैं तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ देखें हम तो देखिए जो सोम स्कंद है वो पल्लव और चोल काल के दौरान बड़े बड़े मंदिरों और सुंदर पाषाण एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये किस समय है, चोल और पल्लव के समय ये देखने को मिल रहा है। और मूर्तियों के साथ साथ उच्च कोटि की कांस्य प्रतिमा भी यहाँ निर्मित है। और इसमें कारीगर जो है पहले मोम का एक ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचे या आकृति पर मिट्टी की परत को चढ़ा देते हैं और सूखने पर ढांचे की जो पेंदी है उसमें एक छेद करते हैं, ठीक है। और छेद करने के पश्चात उसको गर्म किया जाता है और अंदर से सारी मोम पिघल कर नीचे आ जाती है। अब पिघली धातु को जो है इसके अंदर भर दिया जाता है। तो भरने के पश्चात हम देख सकते हैं इस प्रकार की जो है आकृति हमको देखने को मिलती है। तो ये भगवान शिव है और ये पार्वती देखने को मिल रही है मुद्रा में, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिल रहा है, मद्रास अर्थात तमिलनाडु के अंतर्गत। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर देखने को मिल रहा है जो कि मोढेरा अर्थात गुजरात में देखने को मिल रहा है। गुजरात अर्थात ये वाला जो है राज्य हम देख सकते हैं गुजरात के अंतर्गत। सोलंकी राजवंश ने हम देखें तो यहाँ पे ये आप याद रख सकते हैं, सोलंकी राजवंश के द्वारा हमको यहाँ 11वीं शताब्दी ईस्वी में सूर्य मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था और यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। तथा इसी प्रकार के सूर्य मंदिर जो है हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उड़ीसा के कोणार्क तथा कश्मीर के जो है मार्तंड में भी काफ़ी देखने को मिलता है। इसी के अलावा जो तालाब है, तालाब के पायदानों पर भी जो है छोटे छोटे मंदिर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत दीप जलाए जाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की मूर्ति जो कि सूर्य मंदिर मोरेड़ा और गुजरात से ही संबंधित ये भी देख सकते हैं हम, ये हमने देखे थे अभी और उसी संबंधित ये हमको देखने को मिल रही है सूर्य की मूर्ति। यहाँ पर भगवान सूर्य को इंद्रधनुष के रंगों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक प्रकार से घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर खड़ी मुद्रा के रूप में दर्शाया गया है। और प्रतिदिन सूर्य के उदय होने पर प्रकृति में होने वाली जो प्रतिक्रिया उसको दर्शाने का प्रतीक इसको माना जाता है। जो भगवान सूर्य उसकी एक प्रकार से अगर देखें मूर्ति को। नेक्स्ट है मंदिरों का समूह है जो कि हमको देखने को मिल रहा है खजुराहो। और खजुराहो एक प्रकार से अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश ये आप देख सकते हैं, ये विश्व विरासत यानी कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके रूप में ये शामिल किया गया है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और खजुराहो के जो मंदिर है कुछ खास विशेषताएं यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि सभी मंदिर एक ऊंचे और ठोस चबूतरे में स्थित हमको देखने को मिलता है। देखिए ये नीचे चबूतरा आपको ठोस दिख रहा है और उसके ऊपर आपको मंदिर देखने को मिल रहा है, ठीक है। छोटा मंदिर ये उससे थोड़ा बड़ा और ये सबसे बड़ा मंदिर। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो है कंदरिया महादेव का मंदिर हम देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रदक्षिणा पथ का भी काम मतलब आसपास जो है हम देख सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ भी हमको देखने को मिल रहा है। प्रवेश द्वार वास्तु निर्माण कला एवं मूर्ति कला के बेजोड़ उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। और इसी में अगर देखें तो हमको जो है 2 मंदिर और देखने को मिलता है। देखिए ये जो है छोटा मंदिर और एक बड़ा मंदिर। तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का भव्यतम मंदिर माना जाता है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये वाला, ठीक है। यहाँ देखें तो मंदिर मुख्य स्थान एक प्रकार से संगमरमर का जो है जो गर्भगृह होता है वहाँ जो है शिवलिंग स्थापित होता है, मैंने बताया था अभी पीछे, ठीक है। और यह एक प्रकार से अगर देखें पूर्वाभिमुखी है तथा प्रवेश द्वार इकहरे पत्थर से निर्मित किया गया है। कंदरिया महादेव जो है एवं देवी जगदम्बा के मंदिर के मध्य ये देवी जगदम्बा का मंदिर हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये शिव मंदिर। और बीच का अगर मंदिर की बात करें तो ये छोटा मंदिर है एक, मतलब बीच में मध्य में एक छोटा मंदिर है। एक सिंह तथा मंडप में एक जो है झुकी हुई आकृति मंदिर की जो महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हम देख सकते हैं। तो जो बीच वाला मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित हम देख सकते हैं, बीच वाला मंदिर। और इनका निर्माण अगर देखें तो राजा
धंगदेव ने जो है इसका निर्माण कराया था, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं मंदिर खजुराहो के अंतर्गत। फिर एक और अगर देखें तो ये विश्वनाथ मंदिर है खजुराहो के अंतर्गत। ये मुख्य रूप से आप याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश से संबंधित यहाँ हम देख सकते हैं। और खजुराहो का जो मंदिर है मध्य भारत की वास्तुकला के शताब्दियों के विकास के पश्चात इसके चरम को दर्शाते हैं। और मंदिर जो है एक प्रकार से अगर देखें चंदेल काल के निवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक जीवन के ऊपर प्रकाश डाला जाता है यहाँ पे। और इसमें प्रवेश मार्ग के साथ 3 मूर्तिमय पट्टिका जो है खजुराहो की सुंदरतम मूर्तियों को दर्शाते हैं इस मंदिर के अंतर्गत। यहाँ मंदिर का जो मुख्य शिखर है वो शंकु के आकार का है। ये देखिए ये शिखर विमान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और तथा जो उसके आसपास है अन्य छोटे शिखर भी हमको देख सकते हैं, पर्वतमाला का आभास कराते हैं। ये देखिए छोटे शिखर के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो है निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था, अभी हमने देखे थे धंगदेव के द्वारा। इसके अलावा मूर्तिमय फलक अर्थात हम बोल सकते हैं ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के अंतर्गत देखने को मिलेगा, अर्थात हम देख सकते हैं ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ हम देख सकते हैं जो खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर में वास्तु निर्माण कला एवं मूर्ति कला अपने सुंदरतम रूप से में उभरी हुई है। और मंदिरों की दीवारें आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरफ से प्रचुर रूप से उत्कीर्ण है। स्त्री आकृतियाँ एवं प्रेम रत जो युगल है उसकी प्रचुरता को यहाँ पर दिखाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और प्रस्तुत चित्र में अगर देखें तो पौराणिक पशुओं की आकृतियों को भी यहाँ पे नृत्य करते, वाद्य यंत्र बजाते, दर्पण और स्वयं को निहारते काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। दीवारों पर उभरी हुई है ये खजुराहो के अंतर्गत मध्य प्रदेश में। फिर देख सकते हैं संगीतकार जो है खजुराहो के अंतर्गत संगीतकार की जो मूर्ति है कहाँ पे देखने को मिलेगी, खजुराहो के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश। तो यहाँ देखिए जो मूर्तियाँ है उसका भंडार के रूप में हम देख सकते हैं। और यहाँ अनेक मूर्तिमय फलक जो कि घरेलू जीवन, नृत्य तथा संगीत आदि जो है अनेक विषयों को दर्शाते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 2 मुखी प्रमुख प्रकार की जो बांसुरी है, मंजीरे तथा पखावज से साम्यता रखती ढोलक से भी काफ़ी परिचित लोग यहाँ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है बहादृश्य जो कि केशव मंदिर का है, बेलूर अर्थात कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक मतलब ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं राज्य भारत के अंतर्गत। तो जो होयसल शासक थे, होयसल शासकों के जो है इन्होंने कर्नाटक के मंदिरों के डिज़ाइन की एक अद्वितीय शैली दी है जो कि बेलूर, हैलीबिड तथा सोमनाथपुर में देखी जा सकती हैं। तो ये काफ़ी हम इम्पोर्टेंट के रूप में देख सकते हैं। और ये बाहर का दृश्य है इसका। धारवाड़ चट्टान भी इनको कहा जाता है। और होयसल राजा जो विष्णुवर्धन थे उन्होंने अपने वास्तुकार जनक आचार्य को आदेश दिया कि वह कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर में भगवान चन्न केशव का मंदिर बनाए। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है केशव मंदिर जो कि हमको सोमनाथपुर अर्थात कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। तो सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है वास्तुकला की होयसल शैली का जो है अनुपम उदाहरण हम देख सकते हैं। ये होयसल शैली का अनुपम उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। होयसल वंश के राजाओं एवं वासियों ने अपने पूजा स्थलों के लिए वास्तु निर्माण की नई पद्धति विकसित की थी। यहाँ अगर देखें तो मंदिरों के तारों की आकृति वाले जो है 3 शिखर हम देख सकते हैं। देखिए ये 3 शिखर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसके जो है 3 गर्भगृह की ओर संकेत भी करते हैं। गर्भगृह मतलब 3 यहाँ पर शिवलिंग या फिर जो मुख्य मूर्ति रहती है वो स्थिर रहती है। मंदिर की बाहरी दीवारें नीचे से लेकर शिखर तक आड़ी जो है मूर्तिमय पट्टियों से अलंकृत की गई है, देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कर्नाटक में। कर्नाटक आप देख सकते हैं, आपको पता तो चल ही गया होगा भारत का नक्शा। फिर मूर्तिमय फलक जो कि हेलीबिट अर्थात ये भी हमको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये कर्नाटक आप देख सकते हैं। और ये होयसल जो मंदिर है उसकी समूची दीवारों को अनेक मूर्तिमय फलकों में विभाजित किया गया है। तो ये किससे संबंधित है, होयसल से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं दीवार के निचले भाग पर जुलूस के रूप में जाते हाथियों की कतारें उत्कीर्ण की गई है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं नटराज की मूर्ति देखने को मिलेगी, ये भी कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क अर्थात उड़ीसा आप देख सकते हैं लोकेशन, ये उड़ीसा से संबंधित।
और वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य उसकी सीमाओं में आज भी जो है सुंदर मंदिरों की एक श्रृंखला विद्यमान है। इनमें से कलिंग वंश के इतिहास का एक प्रकार से अधोपन ज्ञान ज्ञात होता है। और यहाँ जो देख सकते हैं हम, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है एक प्रकार से नरसिंह प्रथम ने करवाया था। नरसिंह प्रथम द्वारा 1238 से लेकर 1258 ईस्वी के बीच में करवाया था। और यहाँ सूर्य जो है एक प्रकार से 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले बड़े रथ के यहाँ पर समान जो मंदिर निर्माण किया गया है। भगवान सूर्य के रथ में जो है 12 जोड़ी पहिए दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी उसके समीप होने वाले जो वातावरण है उसके कारण जो है इसमें काफ़ी इसको क्षति भी हुई थी। फिर देखें चक्र, जो कि सूर्य मंदिर के अंतर्गत कोणार्क उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये अभी हमने देखे थे उड़ीसा में, तो उसी का एक चक्र यहाँ दर्शाया गया है। तो भगवान सूर्य के दिव्य रथ के रूप में इसकी जो है एक प्रकार संपूर्ण डिज़ाइन की परिकल्पना की गई है। और इस मंत्रमुग्ध करने वाली आकृति में जो है विशालकाय चक्र हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। और एक प्रकार से अगर देखें तो 8 बड़े और 8 छोटे जो एक प्रकार से जो चक्र है उसके अंतर्गत हमको जो अरे है, अरे मतलब होता है ये देखिए ये वाला जो है, देखिए अलाई व्हील होता है ना, अलाई व्हील में जो बीच वाली चीज़ है स्पोक हम बोल सकते हैं। तो स्पोक के रूप में हमको बड़े मोटे स्पोक देखने को मिल रहा है 8 और कुछ पतले स्पोक देखने को मिल रहा है 8। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप जो चक्र है उसमें। नेक्स्ट देख सकते हैं जो चित्रित फलक है, जो कि हम देख सकते हैं नर्तक, चित्रित फलक और नर्तक, और जो कि सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये आप उड़ीसा में देख सकते हैं ये वाले क्षेत्र में। और यहाँ हम देखें कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कला का अथाह भंडार के रूप में इसको माना जाता है। और यहाँ की जो मूर्तियाँ है स्थापत्य कला का काफ़ी प्रभुत्व इनमें माना जाता है। इस मंदिर की जो मूर्तियाँ है क्लोराइट, लेटेराइट तथा खोंडेलाइट नामक जो 3 प्रकार के पत्थरों से बनाई गई है। तो ये मुख्य रूप से पत्थर जो है कि 3 प्रकार के पत्थरों से बनाई गई है। और सूर्य जो है मंडप के सम्मुख उठे हुए चबूतरे को एक प्रकार से नाट्य मंडप कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये बिहार राज्य अर्थात ये वाले राज्य में देखने को मिलेगी, बिहार राज्य में। और भारत के सभी भागों में ताड़ के पत्तों पर उत्तम चित्रों वाली जो पांडुलिपि है वो तैयार किया गया है। कागज़ के निर्माण से पहले इसी प्रकार की जो पांडुलिपि है लिखने के लिए इसी प्रकार की चीज़ का उपयोग किया जाता था। अर्थात जो पत्ते हैं, पत्ते को सुखाकर एक प्रकार से प्रेस कर ली जाती थी, बाद में उनमें जो है एक प्रकार से डिज़ाइन तैयार कर ली जाती थी। फिर देखें भित्ति चित्र, जो कि श्रीनाथ जी की आराधना के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है नाथ द्वारा, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत। देखिए राजस्थान की पहली विरासत के रूप में हमने पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने बाकी अन्य राज्यों की देखें। तो यहाँ अगर देखें 18वीं शताब्दी की है ये, और कृष्ण की आराधना तथा मंदिर में होने वाले जो अनुष्ठान उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं ग्वालियर का किला। अब ग्वालियर का किला तो आप सभी जानते हैं, ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या भारत का जिब्राल्टर या किलों का जो है एक प्रकार से उसको किलों का राजा एक प्रकार से बोल सकते हैं हम, किसको, जो ग्वालियर है, ग्वालियर के किले को। तो ग्वालियर का किला है जो सपाट चोटी तथा जो मुड़े हुए एक प्रकार से किनारों वाली एक बलुआ पत्थर की ऊंची और अलग सी पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा देखें तो ये जो है 300 फीट ऊंचाई तक जाती है, साथ में 3 किलोमीटर लंबी तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 600 से 2800 फीट चौड़ी ये देख सकते हैं हम जो इमारत है इसकी। और ग्वालियर का नगर का जो मतलब एक प्रकार से जो दुर्ग है 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। 10वीं शताब्दी में एक प्रकार से अगर देखें मतलब 950 की बात करें तो जो सूरजपाल है, सूरजपाल द्वारा हिंदू राजवंश संस्थापित किया गया था और 1129 में राजवंश लुप्त हो गया। और अगर देखें 1232 में तो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश द्वारा यहाँ पे किले को जीत लिया गया। 1398 में वीर सिंह देव जो है उनके नाम तोमर राजपूत ने तैमूर की चढ़ाई द्वारा फैली अशांति का लाभ उठाया। 1486 की अगर बात करें, 1486 में जो मानसिंह थे उन्होंने ग्वालियर का राजा बना वो। बाद में उनका जो है एक प्रकार से 1516 में उसकी मृत्यु हो गई और पुत्र आया उसका विक्रमादित्य, उन्होंने 1518 में ग्वालियर पर शासन किया।
1518 में अगर देखें तो इब्राहिम लोदी का शासन था। तो इब्राहिम लोदी जो है उन्होंने अपने 2 वर्ष की घेरेबंदी सफलतापूर्वक यहाँ पे की। फिर 1754 में मराठों ने किले पर अधिकार कर लिया। 50 वर्षों तक राजवंश द्वारा किले पर आक्रमण होते रहे। बाद में धीरे धीरे इसी प्रकार किले के नीचे और किले के अंदर बहुत सी इमारतें यहाँ पे बनाई गई है। काफ़ी इसमें मंदिर में मुस्लिम महल शामिल देखने को मिलता है, जैसे मानसिंह महल, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, काफ़ी चीज़ हमको देखने को मिलती है इस किले में। लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये जो देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, चंबा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है और ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आप मुख्य रूप से याद रख सकते हैं। 13वीं शताब्दी में जो चंबा और कुल्लू में एक प्रकार से, अगर कुल्लू जो मनाली क्षेत्र है, चंबा और कुल्लू जो मनाली क्षेत्र है, उसमें 13वीं शताब्दी के पूर्व समय में कुछ थोड़े छोटे छोटे मंदिर जो कि एक प्रकार से मंदिर जो थे इस समय की हिमालय वास्तुकला के उदाहरण थे और अपने सादे डिज़ाइन और विमान की मनोहर रेखाओं के कारण स्मरणीय इनको माना जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से व्यवहारिक ढंग से जो है ढलुआ बने हुए ये मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में हम नेक्स्ट देखें विट्ठल मंदिर और रथ की अगर बात करें तो ये आपको हम्पी में देखने को मिलते हैं। हम्पी कहाँ, हम्पी कर्नाटक में देखने को मिलता है। कर्नाटक ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और हम्पी का इतिहास नवप्रस्तर काल यानी कि जो पत्थर का काल था नया, और साथ ही चालुक्य, चोल तथा पांड्य राजवंश से जुड़ा हुआ। सन 1336 की अगर बात करें तो विजयनगर अर्थात जो विजय की नगर है, हरिहर बुक्का नामक के जो 2 भाई उन्होंने स्थापित किया था, जिन्हें अगर देखें तो इन्होंने जो है जनप्रिय रूप से हुक्का और बुक्का नाम से जाना जाता था। विजयनगर के सर्वाधिक शक्तिशाली, लोकप्रिय और विशिष्ट राजा जो थे वो कौन थे, वो कृष्णदेव थे, कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1530 तक शासन किया और वे स्वयं कवि और नृत्य संगीत कला तथा वास्तुकला के महान संरक्षक हुआ करते थे। उन्होंने हम्पी में जो बहुसंख्यक दीवार इमारतें बनवाई, जिसके अंतर्गत गोपुरम देख सकते हैं, उसके अलावा स्तंभ युक्त मंडप, मंदिर, रथ, काफ़ी यहाँ सम्मिलित रूप से हम देख सकते हैं। कहाँ पे, कर्नाटक के अंतर्गत हम्पी में। फिर देखें नरसिंह जो है, नरसिंह यानी कि विजयनगर के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलता है और ये भी हम्पी कर्नाटक अर्थात ये वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं। और ये जो है एक प्रकार से भगवान नरसिंह की मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई परंतु इसको काफ़ी रिपेयर भी करा दिया गया है। दक्षिण व उत्तरी विधाओं की तुलना में विजयनगर के जो कलाकारों है उन्होंने अपने मंदिर ज़्यादा उभार वाली उत्कीर्ण कला का प्रयोग यहाँ पे बहुत कम किया है। विजयनगरी विशेष मूर्ति शैली में राज्य के विभिन्न भागों में विशाल एकाश में उत्कीर्ण शिल्प मिलते हैं। साथ में हम देखें तो संभवतः इनसे भी ज़्यादा हमको भव्य एक प्रकार से देखें तो जो कृष्णदेव राय है, जो कि महान शासक हुआ करते थे, कृष्णदेव राय, इनके शासनकाल में 1528 में निर्मित की गई ये जो है नरसिंह की मूर्ति, भगवान नरसिंह की मूर्ति जो कि बैठे हुए हैं इनके काल में। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं किसके शासनकाल में निर्मित की गई। फिर चौमुखा मंदिर माउंट आबू अर्थात राजस्थान में ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान स्थित जो माउंट आबू है उसमें बहुसंख्यक जैन मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध ये माने जाते हैं, राजस्थान में हम देख सकते हैं। और एक प्रकार से यहाँ भारत यह भारत में जैन वास्तुकला का एक नवीन उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ एक प्रकार से एक बंद सभा भवन भी है जो कि 52 कक्षों में तीर्थंकरों की मूर्तियों से एक युक्त दीवारों से घिरा हुआ है। फिर देखें हम देख सकते हैं, देखिए आगे कक्ष, उत्कीर्ण स्तंभ, इसके अलावा संगमरमर की छत, बिमल बसाही मंदिर जो कि माउंट आबू, और ये भी हमको देखने को मिल रहा है राजस्थान में ये वाला। ठीक है, तो यहाँ हम देखें 1031 की अगर बात करें तो जो बिमल बसाही है यह मंदिर जो है 1031 में ही हमको गुजरात में सोलंकी वंश के द्वारा, सोलंकी वंश के जो पहले राजा थे उनके मंत्री ने इसको निर्मित कराया था तथा उसने जो है इस मंदिर को पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित किया। ठीक है, जो पहले जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित किया और मंदिर पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बना हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो प्रतिमा है उत्कीर्ण स्तंभ जो कि माउंट आबू, ये भी हमको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो ये मंदिर है, मंदिर में मंडप के स्तंभों को सजाने वाली आकृतियाँ, भित्ति स्तंभ तथा पुरुषमय जो चंदोबे है उसकी सजावटें आलों में स्थित निर्मित है। यहाँ हमें तत्कालीन लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ उनके परिधान मतलब एक प्रकार से अगर बोलें तो वेशभूषा, केश विन्यास और आभूषणों के डिज़ाइन के रूप में भी ये काफ़ी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र, जो पांडुलिपि है, या एक प्रकार से तिथि इसकी अनिश्चित मानी जाती है और ये हमको पश्चिमी भारत अर्थात, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ अगर देखें हम तो धर्मशास्त्री एवं चित्रकारों ने धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष पाठ्य सामग्री तैयार की तथा जिस मूल पाठ की नकल की जानी थी वह पांडुलिपि के पृष्ठ चित्रों पर उतारा गया था। ये आप देख सकते हैं, पत्तों को सुखाकर यहाँ प्रेस किया जाता था और उन पर यहाँ पे चित्रित किया जाता था। चित्रों के लिए मूल रंग जो था लाल, नीला तथा पीला के साथ काला एवं सफ़ेद का भी प्रयोग किया गया। आभूषण, वस्त्रों तथा भित्ति चित्रों के अन्य भागों को उभारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जो सोने है उसका उपयोग किया गया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की बात करते हैं। तो कुतुब मीनार तो आप जानते होंगे, ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में ये देखने को मिलेगी। तो ये हमको ऊंचाई देखने को मिलती है यहाँ पे 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है और गगनचुंबी इमारत इसको बोला जाता है क्योंकि बहुत ऊंची है। इसमें अभी वर्तमान में पाँच पिलर मतलब 5 मंजिल देखने को मिलती है। हालांकि 4 थी परंतु एक इमारत टूटने के पश्चात उसको जो है 2 भागों में बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में 5 इमारत देखने को मिलती है और लाल पत्थर से ये निर्मित है, ठीक है। और धरातल पर जो है इसका परिमाप अगर देखें तो 13.75 और ऊंचाई पर जाकर अगर देखें तो 2.75 इसका जो है मीटर रह जाता है परिमाप। इस भव्य मीनार का निर्माण जो है हमको 12वीं शताब्दी में अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया जाता है, परंतु उसके द्वारा जो है पहली इमारत मतलब जो पहली मंजिल उसका निर्माण किया जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाकी की जो इमारत है वो किसके द्वारा शुरू की मतलब बनाई जाती है, इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कराई जाती है। अब धीरे धीरे जो है मतलब चौथी जो सिर्फ है मतलब जो मंजिल है अलग अलग प्रकार से यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए गोल देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन देखने को मिलेगी। चौथी मंजिल जो है 1368 में क्या हुई थी, फिरोज शाह के काल में क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसको विभक्त करके 2 मंजिल यहाँ विभाजित कर दी गई। तो ये देख सकते हैं आप कुतुब मीनार के बारे में। फिर हम देखें सुलेख यानी कि खुसन बीसी जो कि कुतुब मीनार के अंतर्गत ही और कहाँ देखने को मिलेगी, दिल्ली में। दिल्ली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से बनी है ये, यानी कि ये भी कैसे है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, ठीक है, से बनी हुई है। और एक प्रकार से पत्थर से ये काफ़ी मतलब श्रेष्ठतम इमारतें हैं या मीनार है उनमें से एक मानी जाती है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 72.5 हमको देखने को मिलेगी। काफ़ी जो है यहाँ पे नक्काशीदार पत्थर के फलक उपलब्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा और ये कुतुब मीनार परिसर में ही देखने को मिलेगा। और कुतुब मीनार कहाँ देखे थे हमने, दिल्ली के अंतर्गत, यह वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं दिल्ली का। इस्लामी वास्तुकला का जो है एक प्रकार से उदाहरण है ये, इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण इसको माना जाता है। और जो है 1400 मतलब 14वीं सदी के प्रारंभ की वास्तु निर्माण की अद्भुत कला के रूप में इसको माना जाता है। 1305 के आसपास इसको निर्मित किया गया था। 1296 की अगर बात करें तो खिलजी यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली के शाही तख्त पर बैठा था। लाल पत्थरों का यह दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में दक्षिण की तरफ से प्रवेश द्वार के लिए बनवाया गया था। और अगर देखें तो लगभग 1676 जो है मतलब एक प्रकार से लगभग 16.76 मीटर लंबा इसको माना जाता है। और गुंबद जो है लगभग 18.28 मीटर ऊंचा है। और इसकी इस दिशा के मध्य में एक प्रकार से प्रवेश द्वार है। अगर देखें यहाँ पे तो इस प्रकार का हर प्रवेश द्वार जो है अंदरूनी कमरे के रूप में खुलता है। और जो प्रवेश द्वार है उसकी अगर बात करें तो 9.14 मीटर चौड़ा है वो। नेक्स्ट देखते हैं एक और देख रहा है तुगलकाबाद, दिल्ली के अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है, ये वाला क्षेत्र।
और यहाँ देखें तो एक विशाल किला तुगलकाबाद बनवाया किसने, जो तुगलक ख़ानदान है उसके संस्थापक गैसुद्दीन तुगलक थे। तुगलक ने अपनी राजधानी को दक्षिणी दिल्ली स्थित सीरी से हटाकर कहाँ गया था, दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थापित किया था, और वहीं पर उन्होंने तुगलकाबाद जो किला है वो बनवाया था। किले का डिज़ाइन लगभग अष्टकोणीय था, और अगर देखें तो इसका व्यास हमको देखने को मिलता है 6.5 किलोमीटर, और इसकी दीवारें जो है 10 से 15 मीटर ऊंची थी। बाहरी आक्रमणों से काफ़ी रक्षा की जाती है यहाँ पर। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ये देखने को मिलता है हमको 1321 में। खिलजी वंश के जो बादशाह है उन्होंने राजगद्दी संभाली, और वह कुशल वास्तुकार भी था। उसने दिल्ली में आसानी मतलब एक प्रकार से अपनी नई राजधानी बसाई, और एक प्रकार से अपनी जो ऊंची बुर्जा है और 13 दरवाज़ों वाला एक जो है किले बंद नगर तुगलकाबाद दिल्ली में क्या किया था, तीसरा शहर था जो कि उसने तो आप बसाया था। और एक प्रकार से जो किला था, किले के अंतर्गत अगर देखें तो अष्टकोणीय किले के दक्षिणी मुख्य प्रवेश द्वार के उस पार जो है लाल पत्थर से बना, जो एक प्रकार से ये लाल पत्थर से बना है कहाँ पे, दक्षिणी मुख्य प्रवेश द्वार के पार पे लाल पत्थर से बना है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और उसने जो है इस मकबरे को स्वयं बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। यहाँ हम देख सकते हैं जो गुंबद है, इसकी गुंबद हम देख सकते हैं लाल पत्थर की चोटी जो है उस एक प्रकार से उत्कृष्ट मकबरे के गौरवशाली गौरव को दर्शाती है, ये देख सकते हैं आप। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला, और फिरोज शाह कोटला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी दिल्ली में, ये आप देख सकते हैं दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकार जो थे, उत्तराधिकारी कौन थे, फिरोज शाह। फिरोज शाह थे, उन्होंने जो है मतलब जो फिरोज शाह उसने तुगलक ने सन 1354 में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर दिल्ली का 5वां मध्ययुगीन शहर फिरोज शाह बनवाया था। तो इसी के अंतर्गत अगर देखें तो ये जो है तीसरी शताब्दी के लाल बलुआ पत्थर का पॉलिश किया गया एक प्रकार से यहाँ पे बनाया गया था, और यहाँ फिरोज शाह अपने महल की शोभा बढ़ाने हेतु इसे अम्बाला से लेकर आया था। और अशोक का दूसरा स्तंभ मतलब एक प्रकार से यह अशोक का दूसरा स्तंभ है, तथा इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 13.1 मीटर अर्थात 42 जो है मतलब एक प्रकार से अगर देखें 13.1 मीटर है इसकी ऊंचाई की बात करें तो, ये देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट जो है हमारे सामने फिरोज शाह तुगलक का मकबरा हौज खास जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फिरोज शाह तुगलक का जो है स्वयं इसने बनवाया था, और मकबरा एक चौरस कक्ष जो था, चौरस कक्ष पर स्थित है। उसकी दीवारें ऊंची होने के साथ साथ जरा सी जो है कोणीय दृष्टि में भी हम देख सकते हैं। ऊंचा गुंबद हौज खास के खूबसूरत वातावरण में स्थित है। मकबरे का आंतरिक भाग हम देख सकते हैं मोटे पलास्तर में विभक्त है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है एक बड़ा गुंबद देखने को मिलता है जो कि लोधी बाग अर्थात दिल्ली में, ये देख सकते हैं आप। इस्लामी बागों और प्रांगणों का स्वयं में अपना एक प्रकार से खास आकर्षण होता है, और किसी स्थान पर बाग स्थापित करने का अर्थ है उस स्थान के महत्व को उजागर करना, ठीक है। तो ये इस्लामी मतलब जो है एक प्रकार से साहित्य के एक प्रकार से गद्य एवं पद में ही बागों की प्रशंसा होती रही है। तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और लेडी बिलिंगटन पार्क के नाम से भी पहचाने जाने वाला ये लोधी बाग मोहम्मद जो है मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद तथा सिकंदर शाही लोधी का मकबरा, ये 4 ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हम देख सकते हैं। और 15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उसके अंत में सिकंदर लोधी के शासनकाल में निर्मित किया गया था, जो हिंदू इस्लामी वास्तुकला उसके विकास में महत्वपूर्ण स्थान ये रखता है सिकंदर के काल में। फिर सिकंदर लोधी का मकबरा अगर देखें तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको दिल्ली के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और जो ये देखने को मिलेगा लोधी बाग, जो कि हमने देखे थे अभी दिल्ली के अंतर्गत। लोधी बाग में ही सिकंदर लोधी का मकबरा स्थित ये देखने को मिलता है, और यह स्मारक एक किले के लघु रूप से घिरे चौरस भाग में स्थित है, ये देख सकते हैं आप, और अष्टकोणीय है। और इसके केंद्रीय कक्ष में सिकंदर लोधी की कब्र है, तथा उसके चारों तरफ जो है गुंबद हमको देखने को मिलता है। तो ये देखिए गुंबद, ये देख सकते हैं। उसके अलावा जामा मस्जिद जो कि अहमदाबाद अर्थात गुजरात में देखने को मिलेगी यहाँ पे।
तो अहमदाबाद की जामा मस्जिद जो है एक प्रकार से अगर देखें तो भारत की एक खूबसूरत मस्जिद है, और यह जो है इस शहर के संस्थापक जो थे अहमद शाह, शहर के संस्थापक थे अहमद शाह, इनके द्वारा 1424 में बनवाई गई थी। खुले प्रांगण की 3 और स्तंभ वाली जो गलियारे है, एक प्रकार से अगर देखें पश्चिम की तरफ की किबला दीवार के सम्मुख यहाँ देखें तो 260 स्तंभों वाला एक विशाल प्रार्थना कक्ष है। आले गलियारे तथा स्तंभों के चारों तरफ ज्यामितीय तथा फूलों की डिज़ाइन वाले डिज़ाइन, मतलब जो एक प्रकार से फूलों वाले डिज़ाइन हमको देखने को मिलता है। फिर अगर देखें तो इसमें बलुआ पत्थर के फलकों की कलात्मक सजावट में हिंदू इस्लामी परंपराओं का संश्लेषण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जाली का कार्य, आंतरिक दृश्य, और ये भी हमको कहाँ, सीदी सैयद मस्जिद जो कि अहमदाबाद में देखने को मिलती है। और अहमदाबाद कहाँ, गुजरात के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। सन 1572-73 के आसपास निर्मित सीदी सैयद मस्जिद जो है विभिन्न पुष्पमय एवं ज्यामितीय डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी डिज़ाइन वाली जो बलुआ पत्थर उसकी भव्य जालियों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। और जाली का डिज़ाइन अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार मतलब ये देख सकते हैं आप, पूरा गोला कैसे बनेगा जब नीचे जाएगा, अर्धगोलाकार में ये निर्मित देखने को मिलती है और गुजरात में। फिर देख सकते हैं गोलकुंडा का किला, और गोलकुंडा का किला जो है हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की पहली जो है विरासत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है गोलकुंडा में 16वीं शताब्दी के आरंभ में जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने प्रांत का एक शक्तिशाली एवं धन केंद्र था, और यह इस्लामी वास्तुकला की दक्कन शैली के तीसरे और आखिरी चरण का प्रतिनिधित्व करने वाले किलों और शाही मकबरों के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद से जो है पश्चिम दिशा में एक प्रकार से 8.5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ अगर देखें तो 1512 में 120 मीटर ऊंची पहाड़ी जो चोटी है उस पर बनाया गया था। जो दीवार थी, दीवार की परिधि 4.8 किलोमीटर है। इसकी देख सकते हैं शिलखंडों का जो वजन है कई टन के रूप में हम देख सकते हैं। और यहाँ जो किला था एक प्रकार से अजय था। औरंगजेब की सेना की अगर बात करें तो 1686 में 1 वर्ष की घेराबंदी के पश्चात इस पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। फिर कुरान की बात करें, सल्तनत काल की यानी दक्कन में हम देख सकते हैं ये, और ये देखने को मिलेगी 16वीं शताब्दी के आरंभ में चित्रित। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कागज़ अरब व्यापारियों द्वारा उसके आविष्कार के स्थान जो है चीन से भारत लाया गया था। तो कई पृष्ठों वाली पुस्तिका की नकल की गई थी और उन्हें हाथों से सजाया गया था। लेखक कलाकारों ने पानी वाले विभिन्न रंगों और सोने के रंग का इस्तेमाल किया था इसके रूप में, यहाँ देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं पांडुलिपि का चित्र, हमजनामा, और ये हम देख सकते हैं अनेक कहानियों एवं दंत कथाओं का संग्रह माना जाता है। हर एक क्षेत्र ने जो है अपने यहाँ की चित्रण शैली को बरकरार रखते हुए इस पांडुलिपि की चित्र जो विभिन्न काल है उसमें नकल तैयार की थी। हमजनामा के जो देखें तो 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में चित्र में बाग युक्त स्तंभों वाला बरामदा दर्शाया गया है, और इसमें फूल, वृक्ष, कमरे की साज सज्जा तथा उस काल के परिधानों को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं ताजमहल, जो कि काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, आगरा अर्थात उत्तर प्रदेश में। भारत मतलब जो है मुग़ल शासन के भवन निर्माण काल में जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ का काल क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब एक प्रकार से स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहाँ के पूर्वजों ने भवन निर्माण में बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया था, परंतु शाहजहाँ ने संगमरमर का यूज़ किया, तो संगमरमर से इसका निर्माण कराया था। किसका? ताजमहल। विश्व के 7 आश्चर्यों में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और यमुना नदी के किनारे ये काफ़ी मतलब हमको देखिए ये चित्र आप देख सकते हैं ताजमहल का, ये देखने को मिलता है। 4 बाग शैली में बना है ये, ठीक है, 4 बाग शैली में बना, और इस प्रकार से जो फवारे हैं इसमें सुव्यवस्थित रूप से यहाँ बनवाए गए हैं। फिर देखें चार मीनार की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो चार मीनार आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, हैदराबाद के अंतर्गत। और हैदराबाद कहाँ देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश ये देख सकते हैं आप। पुराने हैदराबाद शहर के मध्य सुप्रसिद्ध 4 मीनार का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है, ठीक है, 4 आप चारों कोने में देख सकते हैं। और ये किसने करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था।
कब 1511 में। और 4 मंजिलें इस भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर जो है एक प्रकार से मस्जिद यहाँ पे निर्मित है। यहाँ देखें तो चार मीनार के पास ही मक्का मस्जिद की इमारत है और यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है। इसमें 10,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं और इसका निर्माण जो है 1614 में प्रारंभ हुआ था। 70 वर्ष के विभिन्न चरणों में ये कंप्लीट हुआ था। तो ये कंप्लीट हमने देखें भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कंप्लीट रूप से, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी हमने एक प्रकार से सभी के बारे में यहाँ पे जान ली है। तो ये हमारी सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है सांस्कृतिक विरासत के रूप में। अब आगे जो हमारा रहेगा वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में। तो ये कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, चित्रकला, सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।